Hello students, welcome to JDC Nursing classes. So as you all know कि आपकी फिजिक्स की, बायोलॉजी की और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही हैं, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो भी चीजें होती हैं उनको पढ़ना और उनके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ में सारे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद हमको ये पता चला है कि एक एटम जो है उसमें क्या क्या, मतलब बेसिकली क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। तो एक एटम जो है उसमें सबसे सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस होता है और उसके बाद आउटर मोस्ट मतलब बाहर की तरफ जो है वो शेल्स होती हैं जिसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर तो प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। जो जैसा कि हमने सुना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर हैं। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होने की वजह से और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ही एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। बोला ही नहीं जाता है, एक्चुअली में एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते करते इसके आगे ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे आया, कैसे बना और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? अभी हमने पढ़ा ना कि जो एटम है उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि एटम के जो कैरेक्टराइज्ड पार्टिकल हैं। ठीक है, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मास कितना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स, 9.15 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम्स, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बहुत सारे मेजरमेंट्स के बाद ये पता चला है दैट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, अगर हमें इसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट करना है तो हम कह देंगे कि इट इज 10 टू द पावर -28 ग्राम्स। 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स। लेकिन अगर बाकी सारे ऑप्शंस को देखें तो ये 1.67 10 की पावर -24 ग्राम या 1.67 10 की पावर -27 kg ये एक प्रोटॉन का मास है और 9.15 ये तो किसी कैटेगरी में आता भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, ऑप्शन क्या है? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोहर। जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन ने हमें बताया था कि एटम जो है वो एक प्लम पुडिंग की तरह है। मतलब एटम जो है उसमें जो रेड पार्ट होता है, जैसे कि अगर हम एक वाटरमेलन की बात करें तो उसमें जो रेड पार्ट होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है और जो छोटे छोटे से सीड्स होते हैं कह सकते हैं वो जो उसमें स्प्रेडेड है, एम्बेडेड है, वो सारे के सारे निगेटिव चार्ज है। तो इनके कहने का मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें स्प्रेड है पूरी तरीके से। तो फिर इसका मतलब इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है। न्यूट्रॉन का नाम भी इन्होंने नहीं लिया था, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट जो है वो एक गोल्ड फॉइल पे करवाया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट एक गोल्ड फॉइल के ऊपर करवाया। बिल्कुल, गोल्ड फॉइल के ऊपर क्यों करवाया भाई? और किसी एटम या और किसी एलिमेंट के ऊपर क्यों नहीं करवाया? क्योंकि गोल्ड जो है वो हाईली मैलिएबल होता है। सबसे पतली शीट में अगर आ सकता है तो गोल्ड आ सकता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जैसे ही इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाया, ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पर एटम के बीच में कुछ तो हैवी था
जिसकी वजह से पार्टिकल एक वापस चला गया, तो कोई सीधा निकल गया, कोई आया तो टकरा के वापस चला गया, जिससे हमें ये पता चला कि एक्चुअली में एटम के अंदर कुछ हैवी है। वो हैवी चीज क्या है? वो हैवी चीज को इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस। और इन्होंने ये भी कहा कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो मास बताते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर हम सम करें तो वो मास बताते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रोटॉन की वजह से है। फिर आगे चैडविक ने फाइनली न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। अगर हम देखें कि न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में, ये इन सारी चीजों के बारे में हमें किसने बताया था? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। और बोहर ने तो बिल्कुल ही डिफरेंट। बोहर ने ना इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, ना प्रोटॉन के, ना न्यूट्रॉन के। बोहर ने एटम के मॉडल के बारे में बताया था। उन्होंने हमें ये बताया था कि एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which particle is positively charged? कौन सा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है? ऑप्शंस: इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पहले ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा जो एक एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाहर की तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो फिर बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अभी अभी हमने पढ़ा था। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, और प्रेजेंट किस में होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने की वजह से इसका न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन साथ में यहाँ पे हमें ऑप्शन एक और दिया गया है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस। जो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट रदरफोर्ड ने कराया था, जिससे उन्हें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चले, ये होता है वो हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम होता है, लेकिन ये अगर हम पॉजिटिवली है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन ये एलिमेंट्री नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी एलिमेंट्री नहीं है। एलिमेंट्री क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड। अगर किसी एटम में प्रोटॉन देखे जाएं, गिने जाएं, तो वो क्या बताएंगे? ठीक है, ऑप्शंस क्या है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, वैलेंसी। देखो भाई, रदरफोर्ड ने हमको पूरी बात बड़ी क्लियरली, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दी थी। इन्होंने कहा बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो बैठे हैं वो है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा कि जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो फिर बात आई मास की। एटम जो है उसके मास के बारे में कैसे पता करें? तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि अभी हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 9.11 × 10⁻³ kg, बहुत ही कम है। इतना कम है कि हमने उसको नेग्लिजिबल ले लिया। ठीक है, अब क्या, जो मास है वो कहाँ से पता चल रहा था? मास जो है वो पता चल रहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंपेरेबल था। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ही कम था। अगर हम बात करें, किसी शॉप पे जाते हैं, कोई पॉली बैग लेते हैं और उसमें कोई भी चीज का वेट ले लेते हैं, तो अगर वो वेट, अगर 1 किलो आपने कोई चीज खरीदी है तो वो 1010 ग्राम आ जाती है, तो वो 10 ग्राम को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो पॉली बैग है तो उसका जो वेट है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ अपनी क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं और आ जाते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर दिया गया। तो एटम का जो मास है वो कौन बताता है? एटम का जो मास है वो बताता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम जो है उसका एटॉम, मतलब जो एटम जो है जिसके बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, वो होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम सीरियल नंबर के थ्रू कहते हैं ना। 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 2 नंबर पे हीलियम आता है। कैसे आता है? क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे बेस्ड है। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, जिसको हम Z कहते हैं, ठीक है, तो वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होता है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो हमसे कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, सेम नंबर होते हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तब तक इक्वल हो सकता है जब तक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम के ऊपर कोई चार्ज ना जाए।
अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज चला गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया या एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, वो बड़े आराम से न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या था। मास नंबर तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कौन बताता है? मेरे ख्याल से यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा हुआ है, तो शायद भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम देख लें आगे भी क्या लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन नंबर तो वैसे भी कोई नहीं बताता। अगर आपको निकालना है तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, एनी एलिमेंट। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल बना सकता है, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी, एटॉमिक नंबर। आगे बढ़ते हैं। विच मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल? लो, अभी हमने बात करी थी प्लम पुडिंग मॉडल की। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज, मतलब अगर आप मान लो कि आप कोई भी चीज खा रहे हो, ठीक है, खाने के लिए आपने लिया, या फिर जैसे पुडिंग है, या उसके ऊपर चेरीज डाल दिया गया, तो क्या किया भाई? पुडिंग ली, उसके ऊपर चेरीज डाल दिया, तो क्या देख देख के डालेंगे कि कहाँ कहाँ पे चेरी को होना चाहिए? कहीं पर भी स्प्रेड कर देते हैं ना ऊपर से कोई चीज, तो पता थोड़ी ना है कि कौन सी चेरी। हर एक पुडिंग के कप में अलग अलग जगह पे चेरीज होती है। इसी तरीके से हमसे कहा गया कि अगर कोई प्लम पुडिंग है, अगर कोई वाटरमेलन है, ठीक है, तो उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो उसका बल्क है, जो रेड है। मतलब अगर मैं इसको वाटरमेलन बोलूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड पार्ट है वो इन्होंने कह दिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट है। और जो छोटी छोटी सी सीड्स हैं जो एम्बेडेड है, कहीं पर भी हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा मॉडल पहले एटम का बताया गया था, और उसके बाद जैसे ही रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डाला, तो देखा कि वहां पर तो कहानी कुछ और ही है। वहां पर तो पार्टिकल्स किसी एक मास से टकरा रहे हैं, सेंटर में कुछ है जिसको न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चला था, लेकिन दिया किसने था? हमारी बुक्स में है, हमने पढ़ा है, रदरफोर्ड, बोहर, डाल्टन, थॉमसन। कौन हो सकते हैं? रदरफोर्ड ने तो अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया है, बोहर मॉडल ने तो हमें एटम का जो शेल्स हैं उसके बारे में बताया है, डाल्टन ने तो एटम के बारे में बताया था कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। फिर कौन है? थॉमसन मॉडल, थॉमसन का ही ये मॉडल है जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स हैव ऑप्शन सेम मास नंबर, different atomic number, same atomic number, different mass number, same number of neutrons and same number of electrons and protons. आइसोटोप्स के पास क्या है? पहले ये तो जान ले कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? अगर कोई एटम है, मान लो ए, ठीक है, कोई एटम है ए, और हमने देखा कि उस एटम का मास फॉर एग्जाम्पल 6 आ रहा था, मास नंबर 6 आ रहा था। एक जगह हमने देखा उस एटम का मास 7 भी आ रहा है, उस एटम का मास 5 भी आ रहा है, जिसकी वजह से तो हमें एटॉमिक मास यूनिट में एवरेज निकालना पड़ता है, जो कि क्लोरीन का है 35.5। तो जब हमने इस तरीके से देखा कि एक एटम का जो एलिमेंट है बेसिकली सेम है, लेकिन उसके जो मास है वो डिफरेंट है, तो उसके एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो आपको 1H1 में भी मिलेगा। हाइड्रोजन जो है वो आपको 1H2 में भी मिलेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो आपको 1H3 में भी मिलेगा। भाई ये क्या हो गया? हमसे तो कहा गया था कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है और उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम होता है। ये कहाँ से आ गया कि 2 भी है 3 भी है? तो भाई हाइड्रोजन जो है वो मास नंबर 2 और मास नंबर 3 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और इसका जो नाम होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं चेंज हुआ तो एलिमेंट भी बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, और इनका नाम क्या होता है भाई? 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 को हम बोलते हैं ट्राइटियम। इस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो क्या बोले अब हम? इस तरीके का जो ग्रुप है इसको क्या बोले? तो इसका नाम रखा गया आइसोटोप्स। क्या रखा गया? आइसोटोप्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स
of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes. ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. मास नंबर सेम, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. भाई यहाँ तो मास नंबर डिफरेंट हो रहा है ना. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, यही तो लग रहा है ना ऑप्शन. सी भी पढ़ लेते हैं. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल भी नहीं. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर. तो ये सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसमें भी एक एलिमेंट, एक टाइप के जो एटम्स हैं वो कैरेक्टराइज्ड है. उसको हम बोलते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स. क्या होते हैं? आइसोबार्स. आइसोबार्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है मान लो वो सेम है, डिफरेंट हो सकता है मास नंबर लेकिन सेम होगा. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने की बात करूं तो मैं कहूंगी आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका जो मास नंबर है वो कई बार 20, 20 और 20 आता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? 18, 19, 20. ठीक है, तो क्या होता है? जो एटम्स है अगर उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वो दूसरा एटम है. ठीक है, वो एलिमेंट चेंज हो गया, लेकिन उसका जो मास नंबर है वो सेम है. तो इस टाइप की कैटेगरी जो है वो आइसोबार्स में आती है. हेंस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि पूछे क्या है हमसे? आइसोटोप्स. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is a subatomic particle? Subatomic particle. Molecule, atom, proton, compound. Subatomic. कैटेगरी, सब कैटेगरी. सब वर्ड कब यूज किया जाता है? जब कोई भी चीज को हम, कोई भी कैटेगरी को हम डिवाइड कर देते हैं तो हम बोलते हैं ये इसकी सब कैटेगरी है. ठीक है, तो अगर एटम में भी कुछ पार्टिकल्स हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल. एटम के अंदर कौन से पार्टिकल हैं? एटम के अंदर हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो अगर ये इसके एटम के पार्टिकल हैं तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल तो एटम से मिलकर बनता है, ये कैसे हो सकता है? एटम सब एटॉमिक पार्टिकल तो हो नहीं सकता. प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल. कंपाउंड क्या होता है? अरे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को एक साथ रख दो, दैट विल बी अ कंपाउंड. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट? किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑप्शंस क्या हैं? 2n, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 4n. तो जब ऑर्बिट की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में हमें याद आ जाती है बोहर की, क्योंकि बोहर ही तो हैं जिन्होंने हमें ऑर्बिट के बारे में बताया था और इन्हीं का मॉडल हम पढ़ते चले आ रहे हैं. ठीक है, तो बोहर ने क्या बताया? बोहर ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात, रदरफोर्ड से कहा कि ठीक है तुम्हारी बात एकदम सही है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, मगर मुझे ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं तो वो घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं चले जाते? बात तो सही गई थी वैसे. ठीक है, तो फिर रदरफोर्ड कंफ्यूज हो गए, तो बोहर ने खुद ही इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा प्रॉपर दिया था. भाई सवाल उठाया है तो जवाब भी खुद ही देंगे. ठीक है, तो बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया था? बोहर ने कहा था न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये बात सही है. इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह पे फिक्स, मतलब ये रिवॉल्व तो कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे भी घूम रहा है, ठीक है, ये रोटेशन भी शो कर रहा है और रिवॉल्यूशन भी शो कर रहा है, लेकिन एक फिक्स एनर्जी लेवल में. और वो जो फिक्स एनर्जी लेवल है उसका एक नाम पड़ गया क्या? ऑर्बिट. क्या पड़ गया? ऑर्बिट. अब एक ऑर्बिट में कितने होंगे? तो पहली शेल, ऑर्बिट का मतलब वही हो गया कि भाई पहली शेल जो है हमें बताई गई KLMN ऐसे करके ही तो हमें शेल बताई थी बोहर ने. ठीक है, तो पहली शेल में कैसे आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, ऐसे करके तो बताया गया था हमको. ठीक है, यही बोहर ने हमें बताया. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितने होंगे? तो अगर मान लो ये 2 है और ये 8 है तो n, पहली शेल में n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, दूसरी शेल है तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे. ठीक है, अब
2 पुट कर दें अगर, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सम 8। ऐसे ही n इज इक्वल टू अगर 3 पुट कर दें तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 × 9 2 18 हो जाएगा। कौन से फॉर्मूला से ये रिलेट कर रहा है? ऑप्शन सी 2n स्क्वायर। इन्होंने कहा 2n स्क्वायर कर दो, पता चल जाएगा एक ऑर्बिट में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कर दी थी स्टडी इन्होंने हमारी। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला हमको दिया गया है, -13.6 z² अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम ये कह दें कि nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है, ठीक है, वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, उसकी जो एनर्जी है उसके बारे में भी बता दिया गया है कि nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो 13.6 z² अपॉन n स्क्वायर होगी। बोहर मॉडल के थ्रू ही हमने ये सारे रिलेशन निकाले हैं। तो z क्या होता है? ये तो एटॉमिक नंबर होता है। n क्या हो जाएगा? nth ऑर्बिट हो जाएगा। लेकिन हम किस पे फोकस करें? निगेटिव पे फोकस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, इनफाइनाइट। ऑप्शन सी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो nth ऑर्बिट में क्या किसी भी ऑर्बिट में नेगेटिव ही आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 239 U92 यूरेनियम। अब बताइए 92, 147, 239, 331। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो रदरफोर्ड ने हमें बताया कि जो मास नंबर होता है वो किसका सम होता है? वो सम होता है प्रोटॉन्स का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। एटॉमिक नंबर क्या होता है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं? वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, अब अगर एक एलिमेंट को जिस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 92 और यहाँ पे लिखा हुआ है 239, तो भाई जो नीचे है जो कम है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जो ऊपर है जो ज्यादा है वो क्या होता है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर भी है, मास नंबर भी है। अब क्या करें? जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो ठीक है, Z इज इक्वल टू P। देखिए Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 92। मास नंबर गिवन है, मास नंबर भी गिवन है 239। तो भाई अगर हम इसी रिलेशन में पुट करें वैल्यू, तो 239 इज इक्वल टू 92 प्लस n। तो n क्या हो जाएगा? 239 माइनस 92। जल्दी जल्दी से माइनस करके बताइए कितना आएगा? 9 - 2 7 and 13 - 9 23 - 9 complete 147। B will be the correct answer। ओके, अगर आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और कंटिन्यूअसली क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे फटाफट से, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which quantum number determines the shape of an orbital? लो, तो अब एक नई चीज आ गई, क्वांटम नंबर। क्या होते हैं क्वांटम नंबर? चलिए देख लेते हैं। अगर मैं कह दूं किसी शहर में, ठीक है, किसी शहर के किसी कॉलोनी के किसी भी घर में 2 चेयर पड़ी हुई हैं, ठीक है, 2 चेयर पड़ी हुई हैं, तो उस चेयर पे 2 लोग बैठे हुए हैं। तो भाई किसी शहर के किसी भी कॉलोनी के किसी भी घर में, किसी शहर के किसी भी कॉलोनी के किसी घर में 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं। तो भाई देखो शहर भी सेम हो गया इन दोनों का। अगर मैं कह दूं A है और ये B है, तो मैं बताऊं कि अब मैं कहूं लोकेशन बताओ, तो तुम कहोगे अरे ये तो शहर भी सेम हो गया, ठीक है, कॉलोनी भी सेम हो गई, ठीक है, घर भी सेम हो गया। अब क्या करें? तो सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम कैसे है भाई? एक चेयर राइट हैंड साइड है, एक चेयर लेफ्ट हैंड साइड है, तो कौन सी चेयर पे वो पर्टिकुलर इंसान बैठा हुआ है वो उसका परफेक्ट लोकेशन होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो सेम हो सकती हैं, मगर चौथी चीज जो है वो सेम नहीं हो सकती। यही हमें किसने बताया था? क्वांटम नंबर ने। क्वांटम नंबर ने फिलहाल हमें एड्रेस किसी का नहीं बताया था, क्वांटम नंबर ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इन्होंने हमें बताया था कि N L M S। N इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L जो होता है वो होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। M जो होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और S जो होता है बेटा वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। n का मतलब क्या हो गया, शेल, ठीक है, शेल जो है वो कौन सी हो सकती है। l एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है सब शेल कौन सी हो सकती है, s हो सकती है, p हो सकती है, d हो सकती है या f हो सकती है। इसका मतलब सीधी बात है, ये हमें शेप के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो s क्या है, बेसिकली s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l की वैल्यू जो है वो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है और 3 एंड सो ऑन। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होता है m। ये हमें एग्जैक्ट ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल के किस ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं -l से लेके +l तक होती है। स्पिन क्वांटम नंबर, वही मैंने कहा ना आपसे, किसी भी शहर की, किसी भी कॉलोनी, किसी भी घर, तो भाई ये तीन चीजें भले सेम हो जाए, भाई प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा एक ऑर्बिटल में एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, जिनका जो नंबर होता है वो होता है +½ एंड -½ ठीक है, ये होता है s वैल्यू। तो यानी कि अगर हम देखें कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके करेक्ट लोकेशन हमें क्वांटम नंबर ने बताई है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, ये कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है या स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताता है, ठीक है। तो बेटा ऐसा है कि जो करेक्ट शेप ऑफ द ऑर्बिटल है वो हमें एजिमुथल क्वांटम शेप ऑफ एन ऑर्बिटल के बारे में हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर ही बताता है, l, ठीक है। ये बता रहा है SPDF, इसके शेप होते हैं, S जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, P डम्बल शेप का होता है, ठीक है, D में 3 टाइम फ्लावर शेप आ जाता है, F में और भी ज्यादा डिफरेंट शेप आ जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो शेप है वो हमें कौन बताता है, L बताता है। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताएगा और स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि उसका जो मोशन है वो किस साइड है, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, स्पिन कह सकते हैं। विच ऑर्बिटल हैज अ स्फेरिकल शेप, कौन से ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, अभी हमने पढ़ा भाई एक ऑर्बिटल होता है S, कुछ इस तरीके का स्फेरिकल है, कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं, कह सकते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, और इसके पास जो है एक सिंगल ऑर्बिटल होता है। फिर आता है हमारा ऑर्बिटल P, ये जो होता है ये होता है डम्बल शेप, ठीक है, इसका जो शेप होता है वो डम्बल होता है। फिर आता है हमारा D ऑर्बिटल जो होता है ये 4 लोब्स, ऐसे करके आपको सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको 4 लोब्स इसमें दिखेंगे। तो ये जो D ऑर्बिटल है ये फ्लावर शेप का होता है और उसके बाद आता है F ऑर्बिटल, जिसमें हमारे जो ये जो F सबशेल जो आती है उसमें ऑर्बिटल जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं और ज्यादा एंगल्स पे, ठीक है। तो स्फेरिकल किसका है, मुझे तो लग रहा है यही स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है PDSF, C, S ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर P ऑर्बिटल। अभी हमने पढ़ा था एजिमुथल क्वांटम नंबर मींस L, SPDF, यहां लिख लीजिए, सिंपल है। वैल्यू कैसे लिखेंगे, S के लिए 0, ये 0 से शुरू होता है, क्यों शुरू होता है, क्योंकि N शेल में अगर L की वैल्यू हम निकालेंगे, L की वैल्यू अगर nth शेल में निकालेंगे तो हम कहेंगे L की वैल्यू जो है वो हमेशा होती है n-1, भाई n तो 1 से शुरू हो रहा है इसीलिए L की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। S P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चारों ऑर्बिटल्स के बारे में पता चल गया हमें कि क्या L की वैल्यू होती है। तो फिर देख लेते हैं कौन सा, किसके लिए पूछा है, P ऑर्बिटल के लिए। P ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या है 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, B, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 1 आंसर। आबो प्रिंसिपल हेल्प्स इन, आबो प्रिंसिपल किसमें हेल्प करता है, आबो प्रिंसिपल होता क्या है, आबो प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमने एक्चुअली में शेल्स में बस फिल करके 2 8 18 करके छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं। आबो प्रिंसिपल ने हमें बताया
शेल के अंदर सब शेल होती है और उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो उन्होंने हमें कुछ इस तरीके से लिख के बताया था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p और 7s इस तरीके से बताया। और बस लास्ट से कट करते चलिए, क्या कट हो गया 1s, अब क्या कट हो गया 2s, अब देखते लास्ट से कट करते चलिए, ठीक है। अब क्या कट हुआ 2p 3s, इसके बाद फिर से कट करिए, अब क्या कट हुआ 3p और 4s, 3p 4s, फिर क्या कट हुआ 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, इसके बाद क्या कट हुआ 4d 5p 6s, 4d 5p 6s एंड लास्ट में क्या कट हो रहा है 4f 5d 6p एंड 7s। समझ में आया? इन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये इन्होंने बताया है कि हर एक सबशेल की एनर्जी होती है, हर एक ऑर्बिटल की अपनी अपनी एनर्जी होती है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग भाई देखो जिसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है, ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं इसके अकॉर्डिंग ये बोल दें कि N+L रूल है, उसने भी काफी चीजों के बारे में बताया था, इसी में जिसको हमने रिलेट किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने साफ साफ बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करो, ठीक है, हर चीज को उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही जज किया जाता है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इन ऑर्बिटल्स में फिल करो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आफबाउ ने दिया था। ऑप्शंस क्या है? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, डिटरमाइनिंग एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल बॉन्डिंग। तो हमें क्या दिया आफबाउ प्रिंसिपल ने? इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। चलिए, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n = 3 शेल, n = 3 शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हमें पता चल सकता है भाई, अगर हम 3 शेल में तो हम गिनेंगे 3s 3p 3d, ठीक है, थर्ड शेल में हम या तो गिने 3s 3p 3d, तो s ऑर्बिटल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, p ऑर्बिटल में कितने आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और d ऑर्बिटल में हमारे कितने आते हैं, d ऑर्बिटल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हैं, लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि हमें ऑर्बिटल्स बताइए। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं सबशेल के अंदर? इसमें एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इसमें 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो 9 आ गए। ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं 3 6 9, तो 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है n², मतलब n की वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर 9, आंसर आ गया, बस सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, पाउली ने हमें क्या बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन फिल लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमको ये बताया है कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर हम एक शहर की बात कर लें, अगर हम एक कॉलोनी की बात कर लें, अगर हम एक घर की बात कर लें, चेयर डिफरेंट हो रही थी, तो यानी कि मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम होंगे? n की वैल्यू सेम हो सकती है, l की वैल्यू सेम हो सकती है, m की हो सकती है, लेकिन s की वैल्यू भी सेम हो जाए ये मुश्किल है। समझ में आया? मतलब 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, और ये बिल्कुल गलत हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से आंसर कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव सेम क्वांटम नंबर, ये हो सकता है पाउली ने हमें बताया हो। अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी सारी जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो हमें एग्जैक्ट इस प्रिंसिपल से नहीं पता चली है, दूसरे प्रिंसिपल से पता चली है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिफाइंस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है?
अभी हमने पीछे पढ़ा था NLMS, ठीक है भाई। N क्या बताता है? N हमें एनर्जी के बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है, ठीक है, एनर्जी के बारे में या फिर शेल के बारे में कह सकते हैं। L हमें शेप के बारे में बताता है, S है, P है, D है या F है। M बताता है उस शेप के कौन सी जगह पे प्रॉपर ओरिएंटेशन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो M जो है वो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। S तो हमको स्पिन के बारे में बताता है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? साइज, ओरिएंटेशन, शेप, एनर्जी। बी, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। M हमें हमेशा ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी सबशेल, पी सबशेल अभी पढ़ा है। S वाले में कितने ऑर्बिटल? एक। इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। P वाले में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं भाई? एक में अगर 2 आ सकते हैं तो टोटल 3 में कितने आएंगे? 6, ठीक है। और डी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे बेटा वो होते हैं 5। अगर 5 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और एफ ऑर्बिटल में हमारे, एफ सबशेल में हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1 मिनट। एफ सबशेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है कि किसी भी सबशेल के बारे में पूछ लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आते हैं, ठीक। तो 2, 4, 6, 10, पी में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हु प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव डुअल नेचर? इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के बारे में किसने बताया था? इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है क्या भाई? देखो ऐसा है, कभी कभी तुम कह देते हो कि सनलाइट जो है वो एक रे की तरह है, कभी कभी तुम कह देते हो कि सनलाइट जो है उसमें पार्टिकल है, ठीक है। बाकी और भी चीजें हमने पढ़ी हैं कि पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी जो है वो उसको h बोल देते हैं, है ना। सनलाइट है तो उसमें पार्टिकल भी हैं तो वो एक रे की तरह भी काम कर रही है। जब जरूरत पड़ी तो रे बना लिया, जब जरूरत पड़ी तो पार्टिकल बना लिया। ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है हम लोगों को। चलिए देख लेते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन जो है वो है तो एक पार्टिकल, लेकिन इतनी तेज चल रहा है कि रे की तरह बिल्कुल लगता है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है लेकिन इतनी तेज चल रहा है कि बिल्कुल एक रे की तरह लग रहा है। तो ये हमें किसने बताया? ये हमें डी ब्रोगली ने बताया था अबाउट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है। डी ब्रोगली ने बताया था। बोहर ने तो एटम के मॉडल के बारे में बताया, शेल के बारे में बताया। हिजनबर्ग, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ बताना बड़ा मुश्किल है। सही बात है। अगर जो पार्टिकल है वो बहुत ही स्लो चल रहा है तो उसके मोशन के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में एक साथ बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या बताया था? जो अभी मैंने आपको बताया दोबारा से कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। श्रोडिंगर, इन्होंने हमें बताया था, इन्होंने हमें वेव इक्वेशन दी थी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है या जो पार्टिकल है उसका जो वेव इक्वेशन है उसके बारे में इन्होंने हमें बताया था। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which principle explains why electrons occupy different orbitals? कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अभी मैंने बताया। हाइजेनबर्ग ने हमें वेव एक पार्टिकल के बारे में ये बताया है कि एक स्लोली मूविंग पार्टिकल की एनर्जी और उसकी जो एक स्लोली मूविंग पार्टिकल का जो मोमेंटम है और जो उसकी पोजीशन है वो एक साथ नहीं बताए जा सकते, ठीक है। उसको हम आगे हुन्स रूल क्या कहते हैं? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने हमें बता दिया। अगर मैं तुमसे कह दूं कि बेटा 3 इलेक्ट्रॉन इस पी सबशेल के ऑर्बिटल में फिल करो, तो कैसे फिल करोगे? 1, 2, 3 नहीं, कैसे फिल करोगे? 1, 2, 3। समझ में आ रहा है? 4th फिल करना है ऐसे, 5th फिल करना है ऐसे, 5th और यहाँ पे 6 फिल करना है तो ऐसे, मतलब एक के बाद एक। पहले सारे ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दो, बराबर बराबर बांट दो, उसके बाद फिर से पेयरिंग करना शुरू करो, ठीक है। तो समझ में आया आपको? ये किसने बताया? मैंने नहीं बताया, ये हुन्स रूल ने हमको बताया है, ठीक है।
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में रखने चाहिए, अलग अलग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं एक के बाद एक। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अबाव प्रिंसिपल ने हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। अब नोडल प्लेन्स क्या होते हैं बेटा, ऐसा है अगर कभी भी हम बात करें किसी भी, देखिए अगर हम कभी भी ये देखें कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल के अंदर कहाँ पर होगा, तो हम कह सकते हैं एक एरिया ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, एक एरिया ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो मतलब हम कह सकते हैं प्रेजेंस है वो हो ही नहीं सकती। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। तो एक हमारा होता है एंगुलर नोड, ठीक है, एक हमारा होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड, ठीक है। तो इनका एक फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा, इनको निकालने का, बहुत सिंपल। एंगुलर नोड है वो L के बराबर होता है और रेडियल नोड जो होता है वो n-L-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। बताइए, एंगुलर नोड भी मैंने बताया, रेडियल नोड भी बताया। आप बताइए कि अगर दोनों टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल के लिए हम क्या कह देंगे, n-L-1 प्लस L, तो भाई ये तो हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा n-1, ये होता है टोटल नोड निकालने का। लेकिन उसके लिए हमें n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्वेश्चन में दी है क्या, नहीं, इन्होंने हमें सीधे बोला डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल अगर दे दिया तो समझ जाइए कि आपसे एंगुलर नोड ही पूछा हुआ है। डी ऑर्बिटल यानी कि वैल्यू ऑफ L, और डी ऑर्बिटल के लिए SPDF की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, 0 1 2 3। तो डी ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। तो हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट, विच ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हमने अबाव प्रिंसिपल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं और एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही सब शेल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो फिर बताइए भाई, फर्स्ट में हम कहेंगे 1s, एक ऑर्बिटल आ गया एक सबशेल के साथ में। उसके बाद सेकंड वाले में हम कहेंगे 2s 2p, थर्ड वाले में हम बोलेंगे 3s 3p 3d, और फोर्थ के लिए हम बोलेंगे 4s 4p 4d एंड 4f। समझ में आ रहा है, ठीक है। शेल्स के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग सब शेल्स बनती हैं और ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। तो बताइए आपको कौन सा गलत लग रहा है, 1s है क्या, बिल्कुल है। 2d है क्या, 2d बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे 2s और 2p है, यानी कि यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। और भी देख लेते हैं, 3p है क्या, बिल्कुल है। 4f है, बिल्कुल है, यानी कि b इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस तरीके से घूमते हैं तभी तो इनकी जो एक्चुअल स्पिन है वो 0 आती है। शेप ऑफ द ऑर्बिटल कौन बताता है, n। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन लो, देखकर ही पता चल जाएगा तुरंत, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर भी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन के बारे में और ओरिएंटेशन के बारे में हमें m बताता है। साइज ऑर्बिटल का जो है उसके बारे में भी हमें n बताता है, ठीक है। और जो हमारा शेप है उसके बारे में हमको कौन बताता है, उसके बारे में हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है, दैट्स L, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अभी हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ठीक है, उसी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग पूछा है। अब हमें कैसे पता उसके अकॉर्डिंग पूछा है, क्योंकि ऑप्शंस में दिया हुआ है ना, SPDF पूछा है। अगर 2 8 18 करके पूछते तो वैसे बताते। तो अब हम निकाल के देख लेते हैं भाई, सोडियम के पास एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 11। 1s 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ लिखे हैं, अभी फिल करने की बारी है। तो भाई s ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 2, ठीक, तो 2 भर दिए। अब आगे s ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 2, 4 हो गए। अब कितने, अब आगे p ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 6, तो 2 2 4 और 6 10। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, कहाँ जाएगा, यहाँ पर,
ठीक है, तो कंप्लीट 11 इलेक्ट्रॉन ये हमारे भर चुके हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी। अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। 1s2 2s2 2p6 3s1, यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3p1 1s2 2s2 3s1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर एनर्जी ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल होते हैं। सबका एक एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो उसके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है, ठीक है। हेंस बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? वैल्यूज देखकर पता कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1। l इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा भाई? l इज इक्वल टू 0 1 2 3 जो है वो s p d f बताते हैं हमको, ठीक है। तो l इज इक्वल टू 1 का मतलब 2p, ठीक है, 2p। और m इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? s में जो है वो एक ही ऑर्बिटल है तो m की वैल्यू 0 हो गई और s की वैल्यू तो +½ -½ हो ही सकती है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, ठीक है, और l इज इक्वल टू 2। l इज इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पे हमारे d ऑर्बिटल के बारे में बताया गया है। m इज इक्वल टू -2 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि m की वैल्यू जो है वो -l से +l के बीच में होती है, एग्जिस्ट कर सकता है। s की वैल्यू -½ एग्जिस्ट कर सकती है। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 2 मतलब 2d। अभी मैंने बताया था l इज ऑलवेज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे आपको n और l की वैल्यू सेम दी है, यानी कि यही जो ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। लास्ट भी देख लीजिए, n इज इक्वल टू 4, ठीक है, और l इज इक्वल टू 0। 4s एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। साथ में m की वैल्यू 0 बिल्कुल हो सकती है, s की वैल्यू -½ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि l की वैल्यू n-1 हमेशा होगी, l की वैल्यू n-1 से शुरू होती है, ठीक है। C will be the correct answer। और as we have completed our 25 questions, I hope आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वीडियो देख के इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। इसके साथ अगर ये 25 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो उसके बाद आगे के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। क्वांटम नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से कवर करिए। एंड एट लास्ट आई वांट टू से थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।